दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जो इस वक्त कई मोर्चों पर उबल रही है। राज्य में चुनावी बिगुल बच चुका है और सियासी अखाड़े में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। आज की चर्चा में हम महाराष्ट्र की राजनीति के उन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे जो इसे एक ही राज्य में 6 चुनावों जैसा बना सकते हैं। साथ ही महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की जद्दोजहद, शिवसेना के विभाजन के बाद बदलते समीकरण और शरद पवार की शिव स्वराज्य यात्रा में उभरते नए चेहरे की चर्चा करें। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ संजय राउत के आरोपों का असर क्या पड़ रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र मुद्दों पर सीनियर जर्नलिस्ट मृकांक जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को देखते हुए क्या महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा ही मुख्य चुनौती होगा या चुनावी मुद्दे अधिक अहम साबित हो सकते हैं? देखिए रुमा, मुझे लगता है कि बिल्कुल चुनौती है और कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे मुझे नजर आ रही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस का अब वो कद या वो कह सकते हैं वो प्रतिष्ठा गठबंधन में नहीं रहेगी जिससे वो वोट मांगने जा रहा है, जो मतलब बार्गेन अच्छी तरीके से कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इस बार बैकफुट पे नजर आएगी। उसके और भी कई कारण दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में रिजल्ट्स आए और उसके बाद कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया कि जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं जो चुनाव लड़के आए हैं उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और जो है अति विश्वास कई बार जो है चीजों को हानिकारक हो जाता है। तो साफ तौर पे जो है इसी बात को जो है इसकी तस्दीक जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शिवसेना गठबंधन ने इस बात को भी कहा कि कांग्रेस को जो है आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। साफ संकेत दे रही है कि वो साफ संकेत दे रही है कि कांग्रेस शायद अब उस फॉर्म में नजर नहीं आएगी जिस फॉर्म में चुनाव से पहले हरियाणा के चुनाव से पहले थी। लेकिन एक बात तो साफ है, कांग्रेस का निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर कोई कुछ भी कहे कि कांग्रेस मैजिक नंबर को नहीं छू पाई, लेकिन जितना इजाफा कांग्रेस के वोट बैंक में हुआ, वोट शेयर में हुआ, शायद किसी भी पार्टी के उसके आसपास भी नहीं है। बीजेपी भी लगभग 1-1.5% ही वोट बढ़ा पाई अपना, लेकिन कांग्रेस में जो जंप दिखाई देता है वोट शेयर का वो लोगों को 11.5-12% दिखाई देता है। अब दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस कुछ पॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है और कुछ रीजन्स के अंदर उससे जो है अपने जो गठबंधन के सहयोगी होंगे उनके वोटों का सहारा होगा। तो साफ तौर पर जो विदर्भ का रीजन दिखाई देता है, मुझे विदर्भ के रीजन में कांग्रेस जो है मजबूत दिखाई देती है। मराठवाड़ा में उससे अच्छी तरीके से जो है इस सरकार के समय भी मराठवाड़ा जो मुद्दा था उसको भी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के उसको उठाया और कहा भी कि और राहुल गांधी लगातार आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर जो है चुनाव में उतर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस रीजन्स के अंदर तो कांग्रेस का डोमिनेंस दिखाई देगा, लेकिन कुछ सीट्स के ऊपर मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में जो गठबंधन है शिवसेना का है, एनसीपी का है और एनसीपी में शरद पवार जो गुट है उसका, ऐसे ही शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट है, उनका कहीं ना कहीं वोटों का सहारा उन्हें जो है लेना पड़ जाएगा। और साफ दिखाई भी ये चीज दे रही है कि कुछ सीट्स के ऊपर हो सकता है कि कांग्रेस को जो है छोड़नी पड़े और फ्रेंडली फाइट में जाना पड़े। तो मुझे नहीं लगता इस बार कांग्रेस को इस बार की कोई भी हरियाणा की तरह गलती करेगी कि सारा का सारा दारोमदार एक के ऊपर दे देगी। इधर महाविकास अघाड़ी में अखिलेश यादव भी अभी कुछ समय पहले जो है महाराष्ट्र पहुंचे हैं और उन्होंने भी दावा किया है, 12 सीट का लगभग दावा किया है। हालांकि 12 तो मुझे लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन मांगने की तो आप कुछ भी मांग सकती है। रिकॉन्सिलेशन के ऊपर कंसेशन कर करके और बार्गेन करके कितना उनको मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा से समाजवादी पार्टी पूरे देश में कहीं चुनाव नहीं लड़ी हो, लेकिन हमेशा से अबू आजमी और एक सीट पे वो हमेशा से, 2 सीट पे हमेशा से वो चुनाव लड़ती हुई आई है और कई चुनावों में लगातार कई चुनावों में 1 से 2 सीट उसके खाते में रही है निश्चित रूप से। तो इस बार हो सकता है कि जिस तरह की यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस बार्गेन कर रही है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे, लेकिन 6 से 7 सीटों पे वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी डिक्लेयर कर चुके हैं। 9 सीटों पर चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 2 ही सीट आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा कि 3 से 4 सीटें
जो है लगभग समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है, और समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है एक बढ़ा हुआ नंबर मिल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि उनका जो वोट शेयर है नेशनल पार्टी के रूप में वो भी बढ़ता हुआ नजर आए। तो ये जो लगभग सीट्स का जो शेयरिंग फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे से वो दिल्ली आके मिलके भी गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि सीटों के लिए जो सीटों का तालमेल है उसमें सामंजस्य कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं हो गया है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि जो है शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे हैं वो शायद थोड़े बढ़े हुए शेयर के साथ चुनावी मैदान में उतरे। तो मुझे लगता है एक बड़ा जो है कश्मकश जो है मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी में होने वाली है। एक महत्वपूर्ण और आपको जानकारी दूं कि दरअसल जो लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ है उसमें जो सीट्स आई हैं महाविकास अघाड़ी की, 31 सीटें हैं, और 17 पे भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार और शिंदे गुट जो है केवल 17 सीट जीत चुका। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि दोनों के वोट शेयर में कुछ खासा अंतर नहीं है। केवल मेरे ख्याल से जितने टोटल वोट पोल हुए थे उसका लगभग शायद 1% से भी कम उनका आपस में डिफरेंस है। तो जो कंटेस्ट होने जा रहा है बड़ा मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होने जाता है। 1-8% का अगर इधर उधर कहीं स्विंग होता है तो निश्चित रूप से किसी को भी जो है भारी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो, वो सीटों का सामंजस्य करके जरूर चलेंगे। और कांग्रेस के लिए तो ये भी है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में दिखाई दिया कि कम से कम 29 बागी ऐसे थे जो कांग्रेस की सीट में खड़े हुए, तो एक मेजर चंक जो है वोट शेयर का कांग्रेस का ले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है मैजिक नंबर के पास नहीं पहुंच पाई। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इस तरह की कोई हवा जो है कांग्रेस देगी। दिल्ली में कल भी एक बैठक हुई थी महाराष्ट्र के ऊपर, और तो लगभग जो है 60 सीटों का बताया जा रहा है कि 60 सीटें लगभग फाइनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई हैं, जिसमें से 40 तो ऑलमोस्ट फाइनल है, 20 पे 2 लोगों के नामों का पैनल आया हुआ है, और बाकी सीट्स के ऊपर 3 नामों का। अब ये संख्या ये सामने नहीं आ पाई कि एक्चुअल कितनी सीट डिस्कस की गई थी। ऑलमोस्ट 60 सीट डिस्कस की गई थी, और उसमें कितना और ज्यादा कांग्रेस जा रही है कि क्या कांग्रेस 100 सीट्स मांग कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी कि सीट शेयरिंग का बेस क्या है और किस तरह से दी गई है। जी। शरद पवार की शिव स्वराज्य यात्रा के दौरान जयंत पाटिल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश क्या पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है? देखिए शरद पवार ने जो स्वराज यात्रा शुरू की है अपनी, उसमें मुझे लगता है काउंटर है। वो काउंटर है, वो अजीत पवार ने जो यात्रा जनसंवाद यात्रा जो महाराष्ट्र के अंदर शुरू की थी उसको काउंटर करने के लिए वो यात्रा शुरू की है। और वैसे भी शरद पवार अब जो है काफी बुजुर्ग हो गए हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अपना जो राजनीतिक जो सत्ता है वो किसी को सौंपनी है। तो सुप्रिया सुले मुफीद दिखाई देती हैं, और एक जयंत पाटिल उन्हें मुफीद दिखाई देते हैं, क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी को मजबूती से, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले तो मुझे लगता है कि एक आइकॉन है, एक फीमेल आइकॉन है शरद पवार गुट के लिए, शरद पवार एनसीपी गुट के लिए। तो वो उनको रिप्रेजेंट करेंगी। कहीं ना कहीं जयंत पाटिल को वो इसलिए आगे कर रहे हैं, और उनको बागडोर सौंप रखी है इस यात्रा को निकालने की, कि वो महाराष्ट्र के जिन जिन इलाकों में एनसीपी मजबूत है उन इलाकों में वो यात्रा करें। तो जिस तरह से जयंत पाटिल के ऊपर भरोसा जताया है, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तय कर लिया है कि अजीत पवार की चुनावों के बाद हो सकता है वापसी हो, लेकिन अभी फिलहाल रूप में जो दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक वापसी उनकी नहीं दिखाई दे रही है। तो एक एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अजीत पवार जाते हैं तो चले जाएं, उनकी जगह जयंत पाटिल खड़े हैं, सुप्रिया सुले खड़ी हैं, और खुद मैं शरद पवार खुद खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो बीड का रीजन है और जो बारामती का रीजन है पूरा, वो एनसीपी का गढ़ कहा जाता है, और उसमें शरद पवार की आज भी गांव देहात के अंदर जो है काफी अच्छी सेंग है। तो मुझे लगता है कि उस रीजन के आसपास की जो जितनी भी सीट्स है, लगभग 40 से 42 सीट्स ऐसी बनती हैं जो उस रीजन में है। तो उन शायद रीजन पूरे रीजन को कैटर करने के लिए और उसी में वो यात्रा मुझे लगता है की जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया कि यात्रा पूरे महाराष्ट्र में निकाली जाए। लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर है। देखिए राहुल गांधी को आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उसकी जो उनकी जो यात्रा थी, जो उन्होंने यात्रा की कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक की जो यात्रा की है, फिर गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की जो यात्रा की है, उससे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम
लोगों के बीच में बनाया है। और इस समय शरद पवार की पार्टी जिस तरह से यात्रा कर रही है, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि व्हेन द आयरन इज हॉट, तो वो तभी स्ट्राइक कर रहे हैं जब चुनाव सर पे हो, तभी वो यात्रा निकाली जा रही है। तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो जो वोट्स का शेयर है जो इधर उधर बट रहा होगा, तो शरद पवार कहीं ना कहीं रैलियों में भी जाएंगे, उन यात्रा में भी कई बार जाएंगे, तो वोट्स को अपने को कंसोलिडेट कर सकेंगे। तो वोट्स का कंसोलिडेशन दिखाई देगा वहां पर सीधे तौर पर। और जो इधर उधर वोट होंगे, शरद पवार की खासियत ये रही कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लोगों ने उनके बारे में ये तक कहा था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में बारिश बहुत हो रही थी। शरद पवार छाता लेके बारिश में खड़े होकर वहां लोगों के बीच में बोलते हुए दिखाई, और कहीं ना कहीं वो सहानुभूति वोट, उम्र दराज होने के बावजूद वो सहानुभूति वोट था, वो उनकी तरफ दिखाई दिया। और 54 सीटें जो है शरद पवार की पार्टी लेके गई। तो वो यही चाहते हैं कि कम से कम 54 सीटें तो उनको निश्चित रूप से वो मिले ही मिले। इसके ऊपर और बार्गेन करके लगभग 70 के आसपास मुझे लगता है वो सीटें मांगेंगे, और उस रीजन के से आगे अपना फैलाव करने की कोशिश करेंगे। जी। क्या संजय राउत द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोप, जिसमें सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा है, क्या वाकई विपक्षी दलों की एकजुटता को बढ़ा सकता है? देखिए, ये जो संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं, ये कोई आरोप नए नहीं है, और वो बीजेपी के शासनकाल में ही जेल गए थे और उन्हीं के शासनकाल में जो है बाहर आए हैं। और वो लगातार जो है, ये कह सकते हैं मन में एक कसक है। जब से गठबंधन टूटा बीजेपी और शिवसेना का, जो एक्चुअल में शिवसेना थी, उनका जब गठबंधन टूटा उसके बाद जो है वो पूरी पार्टी हाशिए पे चली गई। उनके साथ के लोग जो थे वो सब छोड़ के उन्होंने शिंदे शिवसेना बना लिया पूरा अपना। तो कहीं ना कहीं उनके मन में टीस और कसक तो है कि जिन लोगों को हमने अपने हाथ से खड़ा किया वो आज हमें छोड़ के चले गए। लगातार ये चुनाव का समय, देखिए लगातार वो इस तरह के आरोप और वो सारी चीजें लगाते रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ, काफी जगह कई नेताओं को जो है ईडी और उनका जो है डर दिखा के उनको पार्टी में शामिल किया गया। लेकिन इसका एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं आई कि कल तक आप जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के ऊपर गाली देना के नाम पर गाली दे रहे थे, उन्हीं को आपने पार्टी में शामिल किया, और उसके बाद उनको आपने जो है उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो मुझे लगता है कि ये बात निश्चित रूप से, जो बात की शुरुआत की है वो शायद इसी बात के लिए है कि आगे जो चुनाव आएंगे, निश्चित रूप से संजय राउत और शिवसेना ये पार्टी बार बार मुद्दा जो है लोगों के बीच में लेके जाएगी। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कल तक हमारे साथ थे, फिर इनको गालियां भारतीय जनता पार्टी दी, लेकिन ईडी और उसका डर दिखाकर सीबीआई का इनको शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक लगातार ये चुनाव में ये सारी चीज चलती रहेगी, और जहां जहां संजय राउत जाएंगे, हालांकि काफी तीखा बोलते हैं और जो है मतलब एक तंज कसते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि इनके मन में एक कसक जरूर है। तो निश्चित रूप से वो जो है इस मुद्दे को जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां शिवसेना चुनाव लड़ रही होगी उद्धव ठाकरे वाली, उसमें वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो ये फिर सीबीआई और ईडी के बल पे आपको जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे। शायद इसी सहानुभूति के साथ वो जो है लोगों के बीच में उतरेंगे। जी। तो दोस्तों, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों की जटिलताएं, सियासी समीकरण और मुद्दों का गहरा प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच बढ़ती खींचतान, शिवसेना का विभाजन और शरद पवार की शिव स्वराज्य यात्रा से उभरते नए समीकरण यह दर्शाते हैं कि चुनावी जंग काफी कठिन होने वाली है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में हम महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में और भी बड़े बदलाव देख सकते हैं। सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।